हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह पर एक लेख लिखिए। खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। अथवा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए। चलिए, अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऊर्जा प्रवाह, भोजन श्रृंखला, जैव भौम रासायनिक संचरण। चलिए अब उत्तर देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवसंरचना एवं कार्यप्रणाली अथवा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या अवयव। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में जैविक और निर्जीव पर्यावरण के घटकों को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में केवल कार्यप्रणाली पर बल दिया जाता है। जैविक पर्यावरण के अंदर जीवों के परस्पर संबंध का आधार भोजन है। भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर जीवों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, स्वपोषी, परपोषी। स्वयंपोषी जीव हरे पौधे हैं जो भोजन का निर्माण स्वयं सरल तत्वों और ऊर्जा की सहायता से करते, इसलिए इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। परपोषी स्वयं पोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। परपोषी या उपभोक्ता जीवों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है वृहत उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर। ये वो जीव है जो जीवित वनस्पतियों या जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, ये भक्ष्यपोषी कहलाते हैं। दूसरे हैं लघु उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर। ये वो जीव हैं जो मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं, ये परासरण पोषी या अपघटक कहलाते हैं। वृहत उपभोक्ता अर्थात भक्ष्यपोषी जीवों को उनके भोजन के प्रकार से कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षी। जीवों के समान ही भौतिक पर्यावरण को भी तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। अकार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फोरस आदि। कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस आदि। जलवायु कारक, ऊर्जा, ताप और जल आदि। अकार्बनिक तत्वों का संबंध परिसंचरण की क्रिया से है और कार्बनिक पदार्थ जैविक और अजैविक अवयवों के बीच की कड़ी होते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों पर अपघटकों का जीवन मिश्रित या आश्रित होता है। जलवायु कारक जीवों की वृद्धि व जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें से ऊर्जा जीवों में प्रवाह होकर एक संगठन बनाए रखने में सहायक होती है। ऊर्जा प्रवाह, जैवमंडल में जीवों का अस्तित्व ऊर्जा पर निर्भर है। जीवों की समस्त जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा आवश्यक है। भोजन ग्रहण करने तथा उसको पचाकर शरीर के तंतुओं के निर्माण में ऊर्जा का ही रूपांतरण होता है। इस प्रकार जीवों के परस्पर संबंध और उनके पर्यावरण के साथ संबंध ऊर्जा गतिकी के सिद्धांतों के आधार पर नियमित होते हैं। ऊर्जा के प्रथम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परंतु ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा या रसायन ऊर्जा में बदला जा सकता है। रसायन ऊर्जा ही श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ताप ऊर्जा या ऊष्मा में बदल जाती है। ऊर्जा के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। यह ह्रास होने वाली ऊर्जा वायुमंडल में विकृत हो जाती है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु को दी जा रही सारी ऊर्जा का प्रयोग उसका तापक्रम बढ़ाने में नहीं होता, क्योंकि कुछ ऊर्जा गर्म वस्तु के समीप के ठंडे स्थान में विकृत होती रहती है। इसी प्रकार किसी पौधे पर पड़ने वाली प्रकाश ऊर्जा की सारी मात्रा पौधे के भोजन में संश्लेषित नहीं होती है। उदाहरण के लिए लकड़ी द्वारा गैस द्वारा तथा स्टोव पर खाना बनाते समय परंपरागत चूल्हों में 20% से अधिकतम 40% तक ऊर्जा का उपयोग हो पाता है। शेष ऊर्जा वातावरण में विलीन हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा की कुछ मात्रा हरे पौधों द्वारा भोजन के रूप में संश्लेषित की जाती है। इस ऊर्जा का बड़ा भाग पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में खर्च हो जाता है और शेष ऊर्जा द्वारा उनके शरीर का निर्माण होता है। जब पौधों को कोई शाकभक्षी प्राणी भोजन के रूप में लेता है तो रासायनिक ऊर्जा का अधिकांश भाग पुनः श्वसन क्रिया द्वारा ताप ऊर्जा में बदल जाता है और कुछ अंश मात्र प्राणी के शरीर में रह जाता है। यही क्रिया आगे भी चलती रहती है और अंत में विभिन्न प्राणियों की मृत्यु के बाद उनके शरीर में बची ऊर्जा अपघट को डिकम्पोजर द्वारा व्यय करके ताप ऊर्जा में बदल दी जाती है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा की सारी मात्रा को समय बाद जीवों में प्रवाहित होकर ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है। यह ऊष्मा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में नहीं ली जा सकती और जीवों की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए ऊर्जा
की नियमित आपूर्ति सौर विकिरणों के रूप में बनी रहती है। इसी प्रकार ऊर्जा चक्रीय रूप में भ्रमण न करके केवल प्रवाहित होती है। इसी क्रिया को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ऊर्जा गतिकी के द्वितीय सिद्धांत को किसी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह में प्रयुक्त करने से ज्ञात होता है कि कोई भी जीव अपने भोजन द्वारा प्राप्त की गई समस्त ऊर्जा अपने शरीर के तंतुओं से एकत्र नहीं कर सकता है। परिणामतः यदि प्राणी शाकभक्षी के स्थान पर मांसभक्षी होगा तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। विभिन्न अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि कोई भी जीव प्राप्त की हुई ऊर्जा का औसतन 10% से अधिक भाग अपने शरीर निर्माण में प्रयोग नहीं कर पाता। पौधे तो सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही तंतु निर्माण में एकत्र कर पाते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा की मात्रा 1000 कैलोरी हो तो पौधों में 10 कैलोरी उस पौधे को प्राप्त करके शाकभक्षी में केवल 1 कैलोरी और उस शाकभक्षी जीव को खाकर मांसभक्षी में केवल 0.1 कैलोरी ऊर्जा संग्रहित होती है। भोजन श्रृंखला देख लेते हैं। विभिन्न जीव अपने भोजन के लिए एक भक्ष्य श्रृंखला में बंधे होते हैं। इस श्रृंखला के एक छोर पर हरे पौधे हैं तो दूसरे छोर पर अपघटक। इसी श्रृंखला को भोजन श्रृंखला फूड चेन की संज्ञा दी गई। उदाहरण के लिए घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा मनुष्य, अथवा घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर, आदि प्रमुख भोजन श्रृंखला है। भोजन ऊर्जा का एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाने में लगभग 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अपव्यय हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि भोजन श्रृंखला लंबी नहीं हो सकती। एल्टन नामक जीव शास्त्री द्वारा बताया गया है कि एक भोजन श्रृंखला में 5-6 से अधिक कड़ियाँ नहीं होती होंगी। प्रकृति में केवल एक सरल भोजन श्रृंखला ही नहीं होती, अपितु कई सरल भोजन श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। ये आपस में अत्यंत जटिल रूप में गुथे रहकर भोजन जाल का निर्माण करती हैं। यही कारण है कि एक प्राणी कई प्रकार के प्राणियों को अपना भोजन बनाता है। इसी प्रकार एक पौधा या प्राणी कई प्राणियों का भोजन बनता है। ओडम ने भोजन श्रृंखला के 2 प्रकार बताए हैं। शाकवर्ती भोज्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन, यह पौधों से प्रारंभ होकर शाकभक्षी और विभिन्न मांसभक्षी प्राणियों से संबंध रखती है। अपरदी भोजन श्रृंखला डेटेरिटस फूड चेन, यह मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। इस कार्बनिक पदार्थ से सूक्ष्म जीव भोजन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म जीवों को अन्य अपरद भक्षी प्राणी खाते हैं। इन अपरद भक्षी प्राणियों पर अन्य मांसभक्षी प्राणी निर्भर रहते हैं। इस श्रृंखला के प्रारंभ में मृत कार्बनिक पदार्थ पौधों और प्राणियों दोनों से प्राप्त हो सकते हैं। जैव भौम रासायनिक परिसंचरण जियोकेमिकल साइकिलिंग, पौधे अपनी वृद्धि के लिए सौर ऊर्जा, जल व कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मिट्टी से भी अनेक खनिज तत्व ग्रहण करते हैं, जो विभिन्न पोषण स्तर के प्राणियों में से होते हुए जीवों की मृत्यु के पश्चात पुनः मृदा में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार जहां ऊर्जा एक बार जीवों द्वारा उपयोग किए जाने के बाद पुनः उपयोग के लिए प्राप्त नहीं होती है, खनिज तत्व बार बार पौधों द्वारा अवशोषित होकर विभिन्न जीवों में से गुजरते हुए चक्रीय रूप से भ्रमण करते रहते हैं। खनिज तत्वों के जीवों व भूमि के माध्यम में से होकर चक्रीय भ्रमण के कारण ही इस क्रिया को जैव भौम रासायनिक परिसंचरण कहते हैं। कुछ तत्व वायुमंडल में से होकर भी चक्रीय भ्रमण करते हैं, जैसे कार्बन व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा कुछ तत्वों के परिसंचरण में वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल व जीवों सभी का योगदान रहता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक पदार्थों के स्थल पर भूमि में ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि वायुमंडल में मिल जाती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन वायुमंडल में होते हुए भी सीधे पौधों द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती है। नाइट्रोजन पहले ऑक्साइडों के रूप में जल के साथ भूमि में पहुंचती है और फिर नाइट्रेटों के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में स्वतंत्र गैस के रूप में वापस आने से पहले भूमि में एकत्रित होती है। वन पारिस्थितिकी तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यह पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है,
वन भूतल के लगभग 40% भाग में पाए जाते हैं। ये दो प्रमुख संगठक होते हैं। इसके दो प्रमुख संगठक होते हैं। पहला अजैविक संगठक। वन पारिस्थितिकी तंत्र में मिट्टी, आर्द्रता, वायु और सूर्य प्रकाश मुख्य अजैविक संगठक हैं। जैविक संगठक, इसको निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जाता है। उत्पादक, उपभोक्ता, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता आता है, द्वितीयक उपभोक्ता आता है, तृतीयक उपभोक्ता आता है, फिर वियोजक व रूपांतरक। बात करते उत्पादक की। इसके अंतर्गत वन के सभी पौधे आते हैं। ये पौधे सभी जीवों के आहार के प्रमुख स्रोत हैं। वनों में वनस्पतियों की कई मेखलाएं होती हैं। सबसे ऊपरी वाली मेखला में आवृत बीजी एंजियोस्पर्मस और अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्मस पौधे पाए जाते हैं। ये सौर विकिरण ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। मध्यम ऊंचाई की मेखला में झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो पेड़ों से छनकर आने वाली कम तीव्रता की प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती है। सबसे नीचे वाली मेखला में घासें, जड़ी बूटियाँ, लाइकेन व काइमोसिस मिलती हैं। ये भी अपना आहार निर्मित करते हैं, लेकिन न्यूनतम प्रकाश प्राप्त करते हैं। बात करते उपभोक्ता की। इस तंत्र में कई प्रकार के उपभोक्ता जीव पाए जाते हैं। इनमें कुछ पौधों की पत्तियों को खाते हैं तो कुछ फलों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये निम्न श्रेणी के होते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत पेड़ों की पत्तियों को खाने वाले जंतु आते हैं। चींटियाँ, मक्खियाँ, झींगुर जिसको हम बीटल्स कहते हैं, मकड़ी, खटमल जिसको बग्स कहते हैं इत्यादि ऐसे ही प्राथमिक उपभोक्ता हैं। हाथी, नीलगाय, हिरण, छछूंदर को हम मोल्स कहते हैं, और गिलहरी इत्यादि अन्य प्राथमिक उत्पादक हैं। अब हम यहाँ पे एक चित्र देखेंगे। एक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र का चित्र है, जिसमें हमें ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थ के प्रवाह के बारे में जानते हुए हम चीज़ों को देखेंगे। सूर्य से ऊर्जा का प्रवाह हुआ, फिर वो स्वपोषी जीवों के पास गया। अब एक पूरा जलवायु मंडल है जिसमें सौर ऊर्जा का विकिरण हो रहा है। इसके अंतर्गत हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है और पदार्थ का प्रवाह कैसे होता है। स्वपोषी जीव में सूर्य की ऊर्जा पहुंची। स्वपोषी जीवों ने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण किया। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को खाने वाले कुछ जीव होते हैं, तो उन जीवों को खाने वाले कुछ और जीव होते हैं। तो ये क्या हुआ, एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का संचार हो रहा है तो ये कहला रही है पोषण विधि। पोषण विधि में पदार्थ का भी प्रवाह हो रहा है और ऊर्जा का भी प्रवाह हो रहा है। तो स्वपोषी से अब घटक की ओर जो ऊर्जा और पदार्थ का प्रवाह हो रहा है, तो एक जीव से दूसरे जीव में जा रही है ऊर्जा और पदार्थ, यही पोषण विधि से कनेक्टेड है। फिर उसको उपभोक्ता जीव भी ले रहा है, अब घटक से भी ले रहा है और स्वपोषी जीव से भी ले रहा है। ऊर्जा का प्रवाह स्वपोषी जीव से उपभोक्ता जीव की ओर जा रहा है और पदार्थ का प्रवाह उपभोक्ता जीव से अब घटक की ओर जा रहा है। कि अब घटक क्या करता है? उपभोक्ता जीव को सड़ा गला देता है और उसको मिट्टी में मिला देता है। इसमें हम 2 तंत्र देखते हैं। एक स्थलीय तंत्र है जिसमें जंगल, मानवाकृति, घास, मरुस्थल ये सारे आते हैं स्थलीय तंत्र में। जलीय तंत्र में स्वच्छ जल, सागरीय जल आता है। ये पूरी व्यवस्था हमने देख ली। बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। इसके अंतर्गत मांसभक्षी जानवर यथा अजगर, पक्षियाँ, छिपकली, लोमड़ी, श्रृंगाल, भेड़िया इत्यादि आते हैं, जो शाकाहारी जीवों का अपना आहार बनाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत शीर्ष मांसाहारी जीव जैसे शेर, चीता, बाघ, बाज, गिद्ध इत्यादि आते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। मानव शीर्ष उपभोक्ता है, जो द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के जीवों से भोज्य सामग्री प्राप्त करता है। अब आगे की बात करते हैं हम वियोजक व रूपांतरक। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिव जोमिसिट एक्टिनोमाइसेट्स आते हैं इसमें। ये मृत उत्पादक और उपभोक्ता पौधों व जीवों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। ये वियोजक जीव जटिल जैव यौगिकों को एक दूसरे से अलग करके उन्हें सामान्य बनाते हैं। ये निर्मुक्त तत्व अजैविक घटकों में आते हैं और स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक पौधों के उपयोग के लिए पुनः सुलभ हो जाते। अगला प्रश्न है घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक लेख लिखिए, अथवा घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र पर टिप्पणी लिखिए, अथवा घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों का वर्णन कीजिए।
उत्तर देख लेते हैं। घास के क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। पृथ्वी तल के लगभग 19% भाग पर घास क्षेत्र का विस्तार है। उष्ण कटिबंध में सवाना अफ्रीका में मिलेगा, लानोस कंपास साउथ अमेरिका में मिलेगा, तथा शीतोष्ण कटिबंध में प्रेरी उत्तरी अमेरिका में मिलेगा, स्टेपीज एशिया में मिलेगा, पंपास दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा, डाउन्स दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा और वेल्स साउथ अफ्रीका में मिलेंगे। ये घास के क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। इस तंत्र में दो प्रमुख संगठक होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें क्या क्या याद रखना है। उष्ण कटिबंध में सवाना मिलेगा, लानोस मिलेगा, कंपास मिलेगा। तो सवाना अफ्रीका में मिलेगा, लानोस कंपास साउथ अमेरिका में। शीतोष्ण कटिबंध में प्रेरी मिलेगा, स्टेप्स मिलेगा, पंपास मिलेगा, डाउन्स मिलेगा और वेल्ड्स मिलेगा। तो प्रेरी मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, स्टेप्स एशिया स्टेपीज कहलाता है, पंपास साउथ अमेरिका, डाउन्स साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और वेल्ड साउथ अफ्रीका। अब अजैविक संघटक के बारे में देखते हैं। इसमें मिट्टी, आर्द्रता, वायु और सौर विकिरण ऊर्जा प्रमुख अजैविक संघटक होते हैं। मिट्टी व वायुमंडल में वर्तमान पोषक तत्व अकार्बनिक जैव संघटक हैं। संबंधित क्षेत्र की मिट्टी व वायु में विद्यमान जल नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि द्वारा CHONPS C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, S सल्फर इत्यादि जैसे तत्वों की आपूर्ति होती है। जैविक संगठक, इस तंत्र के जैविक संगठकों के निम्नलिखित 3 वर्ग हैं। उत्पादक, उष्ण कटिबंध में लंबी कड़ी घासें, यत्र तत्र बिखरे वृक्ष और शीतोष्ण कटिबंध घास मैदानों में कोमल, अच्छी व गुच्छेदार छोटी छोटी घासें उत्पादक के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ फॉप्स FORBES फोप्स और कटीली झाड़ियाँ भी प्राथमिक उत्पादक हैं। ये उत्पादक सौर विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शुष्क ऋतु में घासें सूख जाती है, लेकिन वर्षा काल में नमी पाकर पुनः हरी भरी हो जाती है। ये घासें अपना आहार स्वयं तैयार करती हैं। उपभोक्ता, इस तंत्र में कई प्रकार के उपभोक्ता जीव पाए जाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, उष्ण कटिबंधीय घास तंत्र में शाकाहारी जीव यथा हिरन, जिराफ, नीलगाय, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, खरगोश, घोड़ा इत्यादि, तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के तंत्र में गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, कंगारू इत्यादि, और घास की पत्ती खाने वाले कीड़े, दीमक जिसको हम मिलीपेट्स कहते हैं इत्यादि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। उक्त प्रथम श्रेणी के शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसके अंतर्गत सांप, मेढक, श्रृंगाल, छिपकली, तेंदुआ, लकड़बग्घा, वन बिलाव, ऊद बिलाव, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीवों का भक्षण करने वाले जीव आते हैं, जिनमें बाज, शेर, चीता, मानव इत्यादि मुख्य हैं। मानव सर्वाहारी है, वह शाकाहारी व मांसाहारी जीवों को आहार बनाता है तथा दुधारू जानवरों को पालतू बनाकर विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्राप्त करता है। वर्तमान समय में मानव घास क्षेत्रों को साफ कर कृषि करने में अग्रसर है, जिससे इस तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा मंडराता जा रहा है। वियोजक व रूपांतरक, इस तंत्र में वियोजक व रूपांतरक जीव यथा बैक्टीरिया, फंजाई आदि भी पाए जाते हैं, जो सूखी घास तथा मृत जीवों पर आक्रमण कर उसे वियोजित करते हैं और जैविक यौगिकों को अजैविक यौगिकों और तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। ये अजैविक यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं और जिन्हें उत्पादक यथा घासें अपने पोषण के लिए पुनः उपयोग करती हैं। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कीजिए अथवा मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर टिप्पणी लिखिए अथवा मरुस्थलीय एवं मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बात करते हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र डेजर्ट इकोसिस्टम की। भूतल के लगभग 70% भाग पर मरुस्थलों का विस्तार है। 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। इनमें तापमान तथा जल संबंधी अतिशयक्ताएं पाई जाती हैं। वर्षा व नमी का अभाव, उच्च तापमान व शुष्क मौसम के कारण उष्ण मरुस्थलों में कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। सहारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, थार का मरुस्थल, पश्चिमी एशिया इत्यादि उष्ण मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तापमान की न्यूनता के कारण टुंड्रा व पर्वतों के उच्च भागों पर सदा बर्फ जमी रहती है।
तापमान कम होगा तो बर्फ जमेगी। इस तंत्र की काई और लाइकेन मुख्य वनस्पतियां हैं। इस तंत्र के दो प्रमुख संगठक हैं, अजैविक संगठक, जैविक संगठक। अजैविक संगठन उष्ण मरुस्थलों में सूर्य के प्रकाश व बालू तथा शीत मरुस्थलों में बर्फ मुख्य अजैव संगठक हैं। जैविक संगठक, इसमें निम्नलिखित 3 वर्ग सम्मिलित हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक। उत्पादक उष्ण मरुस्थलों में झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, बबूल, यूकेलिप्टस, खजूर, कुछ घासें तथा वृक्ष व शीत मरुस्थलों में काई व लाइकेन प्रमुख उत्पादक अजैविक संगठक हैं। उपभोक्ता उष्ण मरुस्थल तंत्र में रेंग कर चलने वाले जीव, कीड़े, पक्षियाँ, भेड़, बकरी, मृग, ऊँट इत्यादि मुख्य उपभोक्ता हैं। मरुस्थल का जहाज ऊँट पौधों की मुलायम प्ररोहों शूट्स को भोजन बनाता है। शीत मरुस्थल तंत्र में रेंडियर, याक, अल्पाका, कैरीबाऊ, सफ़ेद रीछ, विविध पक्षियाँ इत्यादि उपभोक्ता जानवर हैं। इस तंत्र के निवासी लोमड़ी, गिलहरी, कैरीबाऊ विविध पक्षियों आदि का शिकार करते हैं। वियोजक, इस तंत्र में वनस्पतियों का अभाव होता है तथा मृत जैव पदार्थों की कमी होती है, फलतः इस तंत्र में वियोजकों की भी कमी रहती है। कुछ फंजाई और बैक्टीरिया मुख्य वियोजक है जो मृत वनस्पतियों व जीवों को वियोजित कर अकार्बनिक यौगिक तैयार करते हैं, जो बालू के कणों में मिलकर वनस्पतियों के प्रयोग में पुनः आ जाते हैं। मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र, इसे कृत्रिम या मानव अभियंत्रित पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। प्रकृति से भिन्न इस तंत्र को मानव कार्यान्वित करता है। कृषि क्षेत्र, बागान, पार्क, वनस्पति उद्यान, लंबी यात्रा वाले वायुयान इत्यादि इस तंत्र के प्रकार हैं। यह तंत्र स्वनिर्मित न होकर मानव द्वारा नियमित होता है। कृषि क्षेत्र तंत्र में मानव अधिक खाद्यान्न, वस्त्र, लकड़ी, दवा आदि उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मिट्टी में उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था करता है। कृषि क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र को प्रमुख फसलों के आधार पर कई उप प्रकारों यथा गेहूं क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र, चावल क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र, गन्ना क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र, मक्का क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि में विभाजित कर सकता है। मक्का क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण लेकर कृषि क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र को समझा जा सकता है। मक्का क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख 2 संगठक होते हैं: अजैव संगठक, जैविक संगठक। अजैविक संगठक, इसके अंतर्गत अनुकूल जलवायु दशाएं आती हैं ताकि फसल से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। वायुमंडल तथा मिट्टी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम CHON, इत्यादि खनिज भी आवश्यक होते हैं, जिसमें हम NPK को ही ज़्यादातर देखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मनुष्य मिट्टी में उर्वरक मिलाकर उत्पादन बढ़ाता है। हल्की क्षारीय मिट्टी मक्के के लिए उपयुक्त होती है। जैविक संगठक की बात करें, भोजन श्रृंखला में निम्नलिखित जीवित जीव मक्का क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। उत्पादक, मक्का क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में मक्का तथा अन्य विविध फसलें उत्पादक होती हैं। उपभोक्ता की बात कर लेते हैं। इसमें निम्नलिखित श्रेणी के उपभोक्ता जीव आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें कई छोटे बड़े शाकाहारी जीव आते हैं। छोटे जीवों में कीड़े मकोड़े आते हैं जो मक्के की पत्तियों को खाते तथा पत्तियों पर ही अंडा देते हैं। चूहे, खरगोश, पक्षियाँ तथा मानव। बड़े जीव हैं जो पत्ती, फूलों और फलों को आहार बनाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत कुछ मांसाहारी जीव जैसे मेढक तथा पक्षियाँ आते हैं जो कीड़ों को खाती हैं। तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत सांप, बाज, शंगाल आदि मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता तथा मेढक, छोटी चिड़िया इत्यादि का भक्षण करते हैं। वियोजक, इसके अंतर्गत वायु व मिट्टी में वर्तमान सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स आते हैं जो पौधों व जीवों के मृत शरीर को वियोजित करते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसिट्स मुख्य रूप से आते हैं जो मृत पौधों व जंतुओं को विनष्ट या वियोजित कर मिट्टी को जीवांश प्रदान करते हैं, मिट्टी को, जो उत्पादकों के पुनः उपभोग के लिए उपलब्ध हो जाता है।